हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कृषि के प्रकार में विस्तृत वाणिज्यिक अनोत्पादन। विस्तृत वाणिज्यिक अनोत्पादन यानी कि इसमें बड़े पैमाने पर जो अनउत्पादन होता है वो व्यापार की दृष्टि से किया जाता है। तो आज हम इस कृषि के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। वाणिज्यिक जो अनोत्पादन है वो 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति द्वारा लाए गए आर्थिक एवं प्राविधिक या तकनीकी परिवर्तनों की उपज है। यानी कि ये औद्योगिक क्रांति की हम कह सकते हैं, औद्योगिक क्रांति के द्वारा जो तकनीकी परिवर्तन हुए हैं या आर्थिक परिवर्तन हुए हैं उनसे ये क्रांति उपजी है, या कह सकते हैं ये क्रांति उसके बाद विकसित हुई है। उत्पादन प्राविधिकी की दृष्टि से ये विस्तृत तथा यंत्रीकृत है। यानी कि इसमें बहुत बड़ी मात्रा में यंत्रों का या कह सकते मशीनरी का या तकनीकी का इस कृषि उत्पादन में सहयोग लिया जाता है, या सहयोग जो मशीनरी वगैरह के द्वारा इससे उत्पादन किया जाता है। यह मध्य अक्षांशों के आंतरिक भागों में विकसित है। ये जो मध्य अक्षांश है उनके जो आंतरिक भाग है, मध्य अक्षांश यानी हम मान सकते हैं 30 से 60 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच, या हम कह सकते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। तो उन क्षेत्रों के मध्य अक्षांशों के आंतरिक भागों में ये कृषि विकसित है। इसका वितरण देखते हैं तो ये बड़े पैमाने पर संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, पूर्व सोवियत संघ, अर्जेंटीना तथा ऑस्ट्रेलिया में विकसित है। यानी कि बहुत बड़े पैमाने पे तो ये इन देशों में विकसित है। यूरोप के स्टेपी प्रदेश में ये सर्वाधिक विकसित है। यानी कि यूरोप का जो स्टेपी प्रदेश है, हमें पता है स्टेपी प्रदेश जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का प्रदेश है उसमें ये बहुत अधिक विकसित है, और यहाँ पर चरणोजय मिट्टियाँ पाई जाती है। कहाँ पर? यूरोप के स्टेपी प्रदेश में। अब ये और इसके बहुत सारे प्रदेश हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका का पेरी, यूरोप का स्टेपी प्रदेश, अर्जेंटीना के पंपा, दक्षिणी अफ्रीका के वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स तथा न्यूजीलैंड का कैंटबरी मैदान प्रमुख क्षेत्र है। अब देखो ये बहुत सारे कंपटीशंस में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से हैं कि ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं, जिसमें से पूछा जाता है उत्तरी अमेरिका का कौन सा? पेरी, यूरोप का स्टेपी, अर्जेंटीना का पंपा, दक्षिणी अफ्रीका का वेल्ड्स, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स, न्यूजीलैंड का कैंटबरी। तो ये है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस आते हैं। और देखो अब हम कह सकते हैं कि जो विस्तृत वाणिज्य जो अनोत्पादन है वो जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है उनमें मुख्यतः ये वाणिज्य अनोत्पादन कृषि की जाती है विस्तृत पैमाने पर, यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जिसमें पहली विशेषता ये है कि फार्म बहुत विशाल आकार के, यानी कि 240 से 16,000 हेक्टेयर तक होते हैं। यानी कि खेत बहुत बड़े आकार के होते हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका में तो औसत फार्म 400 हेक्टेयर का होता है। यानी कि एक जो फार्म होता है वो 400 हेक्टेयर का होता है, क्योंकि यहाँ भूमि सस्ती होने के कारण कृषक बड़े फार्मों के स्वामी होते हैं। यानी कि कृषि बहुत बड़े बड़े फार्मों पे की जाती है, और भूमि के रेट जो भूमि है वो बहुत सस्ती है क्योंकि जनसंख्या कम है। तो और इन बड़े फार्मों को यंत्रीकरण द्वारा ही रख रखाव हो सकता है, यानी मशीनों के द्वारा ही इन विशाल फार्मों का रख रखाव या देख रेख की जा सकती है। यहाँ जो बस्तियाँ होती हैं वो छोटी होती हैं और बिखरी हुई है। ये भी इस क्षेत्र की विशेषता है कि फार्म बड़े और एक फार्म का एक ही मालिक है, तो वो अपने फार्म पे कितनी बस्ती बसाएगा, एक घर बना लेगा। तो इस तरह से इस जो कृषि है इसमें फार्म विशाल होते हैं, उनका देख रेख यंत्रीकरण द्वारा होता है या मशीनों के द्वारा होता है। बस्तियां छोटी होती हैं तथा बिखरी
होती है। रूसी स्टेपी प्रदेश में यहाँ सहकारी फार्म है और बस्तियाँ अधिक सघन है, यानी कि वहाँ पर सहकारी फार्म है, इसके कारण वहाँ पर बस्तियाँ सघन हैं। यहाँ गेहूं प्रमुख उपज है। दूसरी विशेषता है कि यहाँ गेहूं प्रमुख उपज है। साथ ही जौ, फ्लैक्स तथा मक्का भी उगाए जाते हैं। राई, जई, चारा आदि पशुओं को खिलाने के लिए उगाए जाते हैं, लेकिन गेहूं प्रमुख रूप से यहाँ उगाए जाते हैं। यहाँ दो प्रकार के गेहूं उगाया जाता है, जिसमें पहला है बसंतकालीन एवं दूसरा है शीतकालीन। जो क्रम से बसंतकालीन वो उगाया जाता है ठंडे उत्तरी भाग में तथा शीतकालीन उगाया जाता है गर्म दक्षिणी भाग में। अब बसंतकालीन जो गेहूं होता है वो उन क्षेत्रों में उगाया जाता है जो उत्तरी गोलार्ध में सबसे उत्तर की तरफ हो, यानी कि उत्तरी भाग में जहाँ ठंड अधिक होती है, सर्दियों में तापमान 0 डिग्री रहता है, तो वहाँ पर बसंतकालीन, शीतकाल में नहीं उगाते, बसंत काल में गेहूं उगाया जाता है। और जो शीतकालीन गेहूं है वो उगाया जाता है दक्षिणी गर्म भाग में। तीसरी है कि कृषि अत्यधिक देखो इसमें ना जो गेहूं उगाए जाते हैं तो गेहूं उत्पादन की प्रधानता के भी अनेक कारण हैं इसमें, कि एक तो देखो गेहूं अधिक मूल्यवान है तथा मानव उपयोग के लिए महत्वपूर्ण है, ये इसके कारण है गेहूं उगाने के कारण। और देखो इसको आसानी से बाजारों में भी भेजा जा सकता है। और रूस तथा अर्जेंटीना में तो फ्लैक्स, सोयाबीन आदि गौण फसलें भी उगाई जाती हैं। कुछ फार्मों पर मवेशी पालन भी किया जाता है और अनुकूल जो क्षेत्र होते हैं वहाँ सब्जी तथा फलदार वृक्ष भी उगाए जाते हैं। तो ये यहाँ पर जो फसलें थी उनकी बताया गया है कि सबसे प्रमुख तो गेहूं है, लेकिन कुछ गौण फसलें भी उगाई जाती हैं जिसमें जो है, फ्लैक्स है, मक्का है। रूस और अर्जेंटीना में तो सोयाबीन भी उगाया जाता है और कुछ मवेशी भी पाल लिए जाते हैं। और जहाँ पर अनुकूल होता है वहाँ पर सब्जी तथा फलदार वृक्ष भी उगाए जाते हैं। अब हम आते हैं तीसरी विशेषता पर। यहाँ कृषि अत्यधिक यंत्रीकृत है, यानी कि उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है और कृषक अधिक मशीनों का प्रयोग करता है जिससे मानव श्रम की बचत हो। अब देखो कृषि संबंधित सभी कार्य मशीनों द्वारा ही होते हैं इस कृषि में। और मानव जैसे कि एक कृषक है, एक फार्म का स्वामी, तो वो कितना अकेला काम करेगा, और इतने विस्तृत फॉर्म पे, तो इसमें अधिक कार्य मशीनों के द्वारा ही होता है। अन्न भंडारण के लिए कृषक विशाल गोदाम भी बनाते हैं। मशीनों के खरीदने, रख रखाव आदि पर भारी पूंजी निवेश भी किया जाता है। तो इस जो कृषि है इसमें मशीनों का या पूंजी की अत्यधिक आवश्यकता होती है। अगली इसकी विशेषता है कि विस्तृत कृषि के अंतर्गत विशाल फार्मों पे अल्प श्रम तथा मशीनों का व्यापक प्रयोग होता है। यंत्रीकरण की उच्च मात्रा के कारण श्रम की आवश्यकता कम होती है, क्योंकि सारा काम मशीनों के द्वारा होती है तो मानव श्रम की बहुत कम आवश्यकता होती है। इस कृषि में प्रति इकाई क्षेत्र उत्पादन सघन कृषि की अपेक्षा कम होता है। जैसे सघन कृषि में तो हमने देखा था कि उत्पादन अधिक से अधिक लेने की कोशिश करता है कृषक, लेकिन यहाँ प्रति इकाई जिस तरह से विशाल फॉर्म होते हैं उनकी तुलना में, प्रति इकाई की तुलना में उत्पादन कम होता है, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। जो कि सघन कृषि में प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है, प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है। इस कृषि में उल्टा है, इसमें प्रति इकाई उत्पादन कम होता है और प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। यहाँ इसमें जैसे गेहूं की औसत लब्धि 1700 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मात्र होती है, जबकि जो डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम में सघन उत्पादन द्वारा इसकी 3 गुना उपज होती है। इसके बावजूद बड़े पैमाने पर उत्पादन होने के कारण ये कृषि वाणिज्यिक है। अब देखो वाणिज्यिक तो होगी, इतने बड़े फॉर्म पे अगर कोई एक गेहूं फसल उगा रहा है तो गेहूं के इतना अधिक उत्पादन होने के कारण फिर क्या करेगा ये कृषक, कितना उपभोग करेगा, तो वो ये कृषि वाणिज्यिक होती है बड़े पैमाने पर उत्पादन होने के कारण। अर्धशुष्क पेरी, अगली विशेषता है कि अर्धशुष्क पेरी तथा स्टेपे में सिंचाई अधिक महत्वपूर्ण नहीं है।
गेहूं तथा जौ 13 इंच वार्षिक वर्षा में भी उत्पन्न हो जाती, अतः यहाँ खाद्यान्न जो है वो असंचित भूमि पर उगाए जाते हैं। फार्म पर ही बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स निर्मित होते हैं। इनमें विशाल मशीनरी शेड, साइलो या एलिवेटर आदि अन्न भंडारण की सुविधा भी प्राप्त होती है। अब देखो, एक विशाल फॉर्म है, वहाँ पर जब इतना अधिक उत्पादन होगा तो पूरी चीज़ें उसी फॉर्म पे उनको विकसित करनी पड़ती है। अन्न भंडारण के लिए उनको मशीनरी शेड भी बनाने पड़ते हैं, बिल्डिंग में अन्न का भंडारण करने के लिए गोदाम भी बनाने पड़ते हैं, साइलो या एलिवेटर भी उसको रखने की सुविधा करनी पड़ती है। अगली इसकी विशेषता है, विस्तृत कृषि में अकाल, ओला, पाला आदि जलवायु प्रकोप तथा पशु रोगों के प्रकोप भी होते हैं। यहाँ पर जो एक ही फसल है और अगर उसमें कोई ओला गिर गया या पाला हो गया या अकाल आ गया और या कोई और अन्य जलवायु प्रकोप आ गया या पशु रोग हो गए तो उससे फॉर्म की जो फॉर्म है उसकी उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब देखो, एक ही गेहूं की एक ही फसल उगाते पूरे फार्म पे और उसमें कोई रोग लग गया या पाला पड़ गया और उस फसल पूरी खराब हो गई तो डेफिनेटली उसके उत्पादन पे तो प्रभाव पड़ेगा ही और वो भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और कभी कभी तो क्या होता है कि जब अगर ज़्यादा जलवायु प्रकोप आ जाते हैं तो पूरी की पूरी फसल क्या हो जाती है, उनकी नष्ट हो जाती है। तो इसका ये एक हम कह सकते हैं कि दोष या हम कह सकते हैं कि ये इस कृषि का एक कमी भी कह सकते हैं कि एक कमी है कि इसमें अगर कोई भी जलवायु प्रकोप या पाला अकाल आदि पड़ने के कारण पूरी की पूरी फसलें भी नष्ट हो जाती हैं। ऐसा अगर दूसरी हम कृषि पढ़ेंगे उनमें ऐसा नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक ही फसल होने के कारण अगर उसमें भी कोई ऐसी कोई घटना हो जाती है तो पूरी की पूरी फसल ही खराब हो जाती है और कृषक को काफ़ी हानि उठानी पड़ती है। अब देखो, विगत वर्षों में क्या हुआ है कि गेहूं उत्पादक क्षेत्र निरंतर बड़े बाजारों में दूर होते जा रहे हैं और परिवर्तन तेजी से बढ़ी हुई जनसंख्या के कारण, अब परिवर्तन हो रहे हैं तो जनसंख्या भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो बढ़ती जनसंख्या के कारण क्या हो गया, भूमि के मूल्यों में भी वृद्धि हुई है और जिसके कारण अब क्या हो गया है, जो वाणिज्य अनुत्पादन कृषि थी उसका स्थान अब सघन मिश्रित कृषि ने ले लिया है। जनसंख्या बढ़ रही है, भूमि का मूल्य भी बढ़ रहा है, इसलिए लोग सघन मिश्रित कृषि कर रहे हैं। तो अब जो अनुत्पादन कृषि है वो जो पशु पालन तथा चलवासी पशुचारण के क्षेत्रों की ओर विस्थापित हो रही है। यानी कि जहाँ पर पहले चलवासी पशुचारण होता था उन क्षेत्रों की ओर वाणिज्य अन्न उत्पादन कृषि विस्थापित हो रही है। और इस कृषि का स्थान कौन ले रहा है, इस कृषि का स्थान ले रहा है मिश्रित कृषि। तो ये थी वाणिज्य अनुत्पादन कृषि। इसमें हम कह सकते हैं कि गेहूं की जो फसल होती है उसको विशाल फार्म पे विस्तृत यंत्रीकरण यानी कि बहुत अधिक मात्रा में मशीनों का प्रयोग करते हुए भारी पूंजी निवेश करके गेहूं उगाया जाता है। और देखो, इसमें प्रति इकाई उत्पादन कम होता है लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन बहुत अधिक होता है। और जब इतने बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है तो ये कृषि वाणिज्यिक होती है। यानी कि प्रति इकाई उत्पादन कम होने के बाद भी बड़े पैमाने पर उत्पादन होने के कारण क्या है, ये कृषि वाणिज्यिक है। इसमें सिंचाई की आवश्यकता बहुत कम होती है, या कहते हैं कि असिंचित भूमि पर खाद्यान्न उगाए जाते हैं। और इसमें बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनकी आवश्यकता होती है। तो डेफिनेटली यंत्रीकरण या तकनीकी ज्ञान की, मशीनों की, पूंजी की इसमें भारी मात्रा में आवश्यकता होती है। इसके साथ ही इसमें गेहूं तो प्रमुख फसल है ही, और इसकी जो वितरण है या प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है वो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान या घास के प्रदेश, जिसमें से यूरोप के स्टेपी प्रदेश, संयुक्त राज्य अमेरिका के पेरी और दक्षिणी अफ्रीका के वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स तथा न्यूजीलैंड का कैंटरबरी मैदान। और ये कब विकसित हुई है, तो ये विकसित हुई है औद्योगिक क्रांति के बाद।
क्योंकि औद्योगिक क्रांति के द्वारा जो तकनीकी विकास हुए, जिससे बहुत सारी मशीनें डेवलप हुई हैं, तो इसमें मशीनों का अधिक काम होता है और मानव श्रम का आवश्यकता नहीं होती। इसमें सारा काम फार्म पे मशीनों के द्वारा ही किया जाता है।